जवाहरलाल नेहरू ने भारत को इतना सशक्त बनाया था कि 1984 में जब उनकी बेटी इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई और उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो देश में एक सामान्य नागरिक को 2 बोरी सीमेंट लेने के लिए तहसीलदार से परमिट लेना पड़ता था। 1 किलो चीनी खरीदने तक के लिए भी राशन कार्ड लगता था। शादी विवाह में 1 क्विंटल चीनी लेने के लिए तो लोग महीनों पहले से सोर्स सिफारिश खोजते फिरते थे। उन दिनों भारत में एलपीजी के कनेक्शन के लिए 7 से 10 साल की वेटिंग लिस्ट थी। घर में एलपीजी सिलेंडर होते हुए भी गृहिणियां केरोसिन से स्टोव या लकड़ी का चूल्हा जलाती थीं, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि गैस खत्म हो गई तो मिलना कठिन होगा। लंबी लंबी लाइनों में रात रात भर खड़े रहने के बाद गैस सिलेंडर भरवाना बहुत बड़ा काम हुआ करता था। ईरान युद्ध की आड़ में जो कांग्रेसी गैस सिलेंडर का रोना रो रहे हैं, उन्होंने ही 2014 के लोकसभा चुनाव में साल में 10 सिलेंडर देने के वादे को मास्टर स्ट्रोक बताया था। जमाखोरी और लूट के उस युग से भारत आज बहुत आगे बढ़ चुका है। ये वो जमाना था जब भारत में बजाज कंपनी के स्कूटर प्रीमियम पर बिकते थे। मतलब 5,000 का स्कूटर और 6,000 रुपए ब्लैक के, तब जाकर 11,000 में स्कूटर मिलेगा। तब टेलीफोन के कनेक्शन मिलने में 7 से 10 वर्ष तक लग जाते थे। वर्ष 1988 में दिल्ली में अर्जेंट फोन कनेक्शन लगवाने की तय रिश्वत 25,000 रुपए थी। महंगाई दर को जोड़ लें तो वो 25,000 आज के लगभग 8 लाख रुपए के बराबर होंगे। कल्पना कीजिए कि एक फोन लगवाने के लिए 8 लाख की घूस। ऐसा सशक्त भारत बनाया था नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ने। गांधी खानदान के उस युग में हर उपयोगी प्रोडक्ट की ब्लैक मार्केटिंग होती थी। साथ ही हर खाने पीने की वस्तु और सीमेंट जैसे सामान में मिलावट होती थी। विश्वास ना हो तो अपने पिता या दादाजी से पूछ लें। लोग पूरे जीवन की कमाई लगाकर मकान बनवाते थे और बाद में पता चलता था कि सीमेंट नकली निकल गया। आधुनिक भारत के निर्माता चाचा नेहरू कितने बड़े युग दृष्टा थे, इसका एक और किस्सा सुनिए। चाचा जी ने 1957 में राजधानी दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की स्थापना की। ऐसी एजेंसी जो दिल्ली का मास्टर प्लान बनाएगी। डीडीए को काम सौंपा गया कि वो अगले 50 वर्ष के हिसाब से प्लानिंग करे। 50 वर्ष बाद दिल्ली कैसी होगी, इसकी कल्पना करके शहर की नई कॉलोनियां बसाने का काम शुरू हो गया। सड़कें, पुल, सार्वजनिक परिवहन, रेलवे स्टेशन, बिजली, पानी जैसी सारी व्यवस्थाएं 50 वर्ष के हिसाब से प्लान की जाने लगी। चाचा जी जब कहते थे मेरे सपनों का भारत, तो उनके सपने में कभी नहीं आया कि दिल्ली वाले कभी कार तो क्या स्कूटर भी खरीद पाएंगे। 60 और 70 के दशक में बने दिल्ली के डीडीए फ्लैट्स को देख लीजिए। उनमें कार तो क्या स्कूटर खड़ा करने तक की जगह नहीं दी गई। चाचा नेहरू कितने बड़े युग दृष्टा थे, इसका एक और उदाहरण इंडिया अनबाउंड्स नामक पुस्तक के लेखक गुरुचरण दास ने दी है। गुरुचरण दास 60 और 70 के दशक में प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के सीईओ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे नेहरू और इंदिरा के भारत में टूथपेस्ट की तय सरकारी सीमा से अधिक ट्यूब बनाने के लिए भी विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी। 70 के दशक में एक बार तमिलनाडु में फ्लू फैल गया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का विक्स इनहेलर और विक्स वेपोरब तब भी बनता था। फ्लू फैला तो विक्स बाजार से गायब हो गया। कंपनी ने भारत सरकार से 5 लाख अतिरिक्त विक्स इनहेलर बनाने की परमिशन मांगी। वो परमिशन पूरे 1.5 महीने बाद आई, तब तक फ्लू ठीक हो चुका था। बजाज के पास तब भी क्षमता थी कि स्कूटर का प्रोडक्शन बढ़ाकर मांग पूरी कर सकते थे, लेकिन तब सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि सप्लाई अधिक हो जाती तो ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाती।
बाजार में एक ही स्कूटर उपलब्ध, उसे भी किक स्टार्ट करने से पहले तिरछा झुकाना पड़ता था। गुरुचरण दास अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बिरला जी के बेटे आदित्य बिरला ने भारत में जब हिंडाल्को खड़ी की तो गांधी परिवार ने उनको इतना परेशान किया कि उन्होंने फिर लंबे समय तक भारत में कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। आदित्य बिरला ने अपने जीवन में विदेशों में 32 से अधिक बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की हैं। नेहरू ने राष्ट्रीयकरण के नाम पर टाटा एयरलाइंस पर जबरन कब्जा किया था। उसे एयर इंडिया का नाम देकर वर्षों तक करोड़ों के घाटे में चलाया गया। भारत की सामान्य जनता अपने टैक्स से नेताओं की अय्याशी का बोझ उठाती रही। मोदी सरकार ने उस सफेद हाथी को वापस टाटा को बेचकर देश को मुक्ति दिलाई। वर्ष 1940 में महाराष्ट्र के वालचंद हीराचंद ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बनाई थी। स्वतंत्रता के कालखंड में ये कंपनी भारत में हवाई जहाज और लड़ाकू विमान बनाया करती थी। पहले अंग्रेजों ने कंपनी का 1/3 शेयर ले लिया और फिर नेहरू जी आए तो पूरी कंपनी को ही हड़प गए। नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे आज भी हम पूरी तरह से उबर नहीं सके हैं। आज जब कोई कहता है कि नेहरू जी ने IIT, एम्स और इसरो बनाया तो उसकी बुद्धि पर तरस खाने से पहले अपने देश के दुर्भाग्य पर दुखी होना चाहिए। अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के तत्काल बाद गांधी परिवार ने भारत के पैरों में समाजवाद की बेड़ियां बांध दी थीं, जिससे मुक्ति तब जाकर मिली जब नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बने। नेहरू गांधी परिवार की आर्थिक नीतियां कुछ और नहीं बल्कि उद्यमशील भारतीयों के साथ हुई दिन दहाड़े डकैती थी। समाजवाद की आड़ में अधिकांश वे लोग शिकार बनाए गए जो कभी धर्म के नाम पर सबसे अधिक दान दिया करते थे। नेहरू गांधी परिवार ने उन्हें लूटकर अपनी राजसी ठाट बाट और अय्याशी के साधन जुटाए। विदेशों में बेनामी संपत्ति और बैंक अकाउंट बनाए। लूट का कुछ माल वामपंथियों और समाजवादियों में बांटा, जिन्होंने इस अपराध को राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन का सुनहरा नाम दे दिया। नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य या उनका कोई चापलूस जब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक शब्द भी बोलता है तो हमें उनके अपराधों के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये उनकी निजी समस्या नहीं बल्कि लाइलाज खानदानी बीमारी है। नेहरू गांधी परिवार का राजनीतिक अंत ही इस बीमारी का सबसे कारगर उपचार है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।